Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैकेनिक्स कहें या उसे जनरल फिजिक्स कहें उसका। तो यूनिट्स और मेजरमेंट करके देखेंगे नया टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स, नाम से ही स्पष्ट है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स में यूज होने वाला क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ क्या है? तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल बी टर्म्ड एज क्वांटिटी। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके, डायरेक्टली कर सके या इनडायरेक्टली कर सके, उन सब का नाम हम लोग क्वांटिटी देंगे। और फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हम यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड योर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो सिंपल इट इज। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हम डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। फिजिक्स का जो अलग अलग लॉ है, जैसे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को देखिए, आप पढ़े होंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ एक टर्म फोर्स आ रहा है, एक मास आ रहा है, एक एक्सीलरेशन आ रहा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ हम तीन टर्म को यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों ही टर्म को हम मेजर कर सकते हैं। ये तीनों ही टर्म आपका फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। अगर ये तीनों टर्म नहीं होता तो क्या हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को लिख सकते? तो नहीं लिख सकते। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको तीन टर्म की जरूरत पड़ रही है। तो ऑल दिस थ्री टर्म्स विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके, बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स, जिसके द्वारा जो भी फिजिकल हैपनिंग्स है, नेचर में जो जो घटना हो रही है, उन सब को हम एक्सप्लेन कर सकें और उसको एक्सप्रेस कर सके इन द टर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जिसको नियम बना के हम एक्सप्रेस कर सके। ऑल विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अब आगे हम कुछ इसका एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आप देख रहे हैं लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है। ऑल दिस टर्म्स विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिक्स में बहुत सारा टर्म यूज करते हैं, सारे टर्म को कंबाइंडली हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरे हैंड में देखिए, ऑन दी अदर हैंड, वेरियस हैपनिंग्स इन लाइफ। और लाइफ में जो अलग अलग हैपनिंग्स हैं, हैप्पीनेस का, सॉरो का, ये सब चीज़ें जो है इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ओके, तो दैट्स वाई दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग तीन तरह में डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है। तो पहला जो है, इसका नाम हम लोग देते हैं रेशियो, ठीक है। दूसरा जो है वो मेरा स्केलर है और तीसरा मेरा वेक्टर है। रेशियो का मतलब ये रेशियो दो सिमिलर क्वांटिटीज का होगा, ठीक है। रेशियो नाम से ही स्पष्ट है, रेशियो होना चाहिए। तो दो सिमिलर टर्म का हम सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो निकालें। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। जब ये रेशियो के रूप में रहेगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। हम यूनिट डायमेंशन आगे सीखेंगे तो क्लियर होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आप पढ़े होंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ दो चीज को हम दो डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रेन के बारे में सीखे होंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दैट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी के बारे में भी आप सीखे होंगे
It is velocity of light in vacuum by velocity of light in any medium. तो all these are ratio of similar quantity. तो फिजिक्स में बहुत सारा टर्म आपको मिलेगा रेशियो के रूप में। ये पहला टाइप हो गया जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये रेशियो के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेकेंड जो है ये मेरा स्केलर होगा। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा टर्म ऐसा है, जैसे हम कभी लेंथ बोलते हैं, मास बोलते हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं। टाइम बोलते हैं तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे 2 kg आलू और 3 kg आलू, ये 5 kg आलू होगा, तो अगर आप मास बता रहे हैं 5 kg, तो आप 5 kg पूरब की ओर, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब डायरेक्शन आपको नहीं बताना पड़ रहा है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उन सबको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ये दूसरा टाइप है जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसको हम लोग जो स्केलर है इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। इसमें हम जो जनरल अलजेब्रा है, जोड़ घटाव गुना भाग है, उसी तरह से सारा स्केलर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे 1 hour फिजिक्स, 1 hour केमिस्ट्री एंड 1 hour मैथमेटिक्स। इट मीन्स देयर इज 3 hours ऑफ स्टडी। 3 घंटा हो गया। तो यहाँ हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं, सिंपल ढंग से जोड़ रहे हैं। स्केलर में चूंकि डायरेक्शन नहीं है इसलिए इसका एडिशन सिंपल है, ठीक है। अब तीसरा जो क्वालिटी वेराइटी है फिजिकल क्वांटिटी का, वो है वेक्टर के रूप में एग्जिस्ट करना। तो वेक्टर के रूप में क्या है, तो इसको दोनों मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, फोर्स है तो हम बोलेंगे 50 न्यूटन का फोर्स पूरब की ओर लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स उत्तर की ओर लग रहा है। यहाँ आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, ये सब आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके लिए अलग से हमें अलजेब्रा फॉर्म करना पड़ता है। इसका सारा अलजेब्रा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ता है। आप डिटेल में आप वेक्टर और स्केलर्स के बारे में अलग से मेरा वीडियो लोडेड है मैथमेटिकल टूल्स 1 में, वेक्टर एनालिसिस, जिसमें आप जाके डिटेल उसका स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको दूसरे रूप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे रूप में अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड करते हैं। पहला तो आप 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, रेशियो, स्केलर और फिजिकल के वेक्टर्स के रूप में। अब सेकेंड वेराइटी है हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, 2 टर्म में डिवाइड करते हैं। जितना भी टर्म मिलेगा इन दोनों को फंडामेंटल और डिराइव्ड 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड में अंतर क्या है देखिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, तो इसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज भी है या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी है। तो 3 नाम से याद रखेंगे। पहला काम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोले, बेस क्वांटिटी बोले या एब्सोल्यूट क्वांटिटी बोले, ठीक है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जब डिफाइन कर रहे हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, दूसरे पे निर्भर नहीं करता हो, इन सब का नाम हम लोग देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, सब उन सारे को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब चूंकि ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरे के
टर्म में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं और डिराइव भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, दीज क्वांटिटीज कैनॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। चूंकि ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसे हम डिराइव भी नहीं कर सकते। दीज क्वांटिटीज कैनॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो अब कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा? देखिए, शुरू में सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया, लेंथ, मास और टाइम। जब मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, फिजिक्स की शुरुआत ही मैकेनिक्स से ही हुई थी, तो जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में हम 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माने, लेंथ, मास और टाइम, और बाकी सारे टर्म को इसी 3 के टर्म में डिराइव करने की कोशिश की। ठीक है, तो इनफैक्ट एनी 3 कैन बी ट्रीटेड एज फंडामेंटल। एक्चुअली किसी भी 3 टर्म को हम फंडामेंटल मान सकते हैं, लेकिन जनरली लेंथ, मास और टाइम को हम फंडामेंटल मानते हैं। तो ये पहला कैटेगरी हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब हम लोग सेकेंड वेराइटी देखते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो नाम से स्पष्ट है, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब इसको हम डिराइव किए, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो, विच डिपेंड अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको फंडामेंटल की सहायता से डिराइव किया जा सके। दिस क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो और जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से डिराइव कर सकें, उन सब का नाम हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देंगे। ठीक है, तो अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे हम देखते हैं 1-2 टर्म। सबसे पहले देखते हैं एरिया। एरिया क्या है एक्चुअली? तो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को लेंथ रहने दिए, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है। लेंथ और ब्रेथ में कोई अंतर नहीं है। लेंथ में भी हम 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालते हैं और ब्रेथ में भी 2 पॉइंट्स की बीच की दूरी निकालते हैं। हाइट में भी यही काम करते हैं, 2 पॉइंट की बीच की दूरी निकालते हैं। तो एक्चुअली लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब में एक ही काम करना है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फंडामेंटली ऑल द 3 टर्म्स आर द सेम, तीनों एक ही टर्म है। ये हम अपनी सुविधा के लिए जो सबसे ज़्यादा है लेंथ मैग्नीट्यूड में, उसका लेंथ, और ब्रेथ और हाइट जो कम है उससे ब्रेथ और उससे भी कम है वो हाइट हम दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली तीनों ही टर्म में हम 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो एरिया कैन बी रिटन एज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इट इज लेंथ इंटू लेंथ, नाउ इट इज लेंथ स्क्वायर। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ विद द पावर 2। ओके, तो एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। सिमिलरली हम वॉल्यूम निकाल के देखें तो वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ब्रेथ और हाइट भी लेंथ ही है, तो इट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, नाउ इट इज लेंथ का पावर क्यूब। Okay, now volume also depends upon length. Length is a fundamental physical quantity. So now volume is a derived quantity. Volume है so length पे dependent है, area भी length पे dependent है। एक और उदाहरण देखते हैं फोर्स का। फोर्स के बारे में न्यूटन सेकेंड लॉ में आप पढ़े हैं। फोर्स एक्चुअली क्या है? तो फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, तो आप देखें लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल था, तो मास आपका 1 फंडामेंटल आ गया, लेकिन एक्सीलरेशन बचा हुआ है। तो एक्सीलरेशन को हम तोड़े, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम। तब आपके पास 2 फंडामेंटल आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया। अब बचा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को ब्रेक करें तो वेलोसिटी इज व्हाट? तो मास बाय टाइम अलग कर लिए हम लोग, और वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली लेंथ। तो मास इंटू लेंथ, और नीचे हो गया टाइम का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये निर्भर करता है किस पे? फंडामेंटल पे। मास पे निर्भर कर रहा है,
लेंथ पे निर्भर कर रहा है और टाइम पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ आप फंडामेंटल और डिराइव्ड समझ गए। फंडामेंटल जो किसी भी दूसरे टर्म पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो सेल्फ डिफाइंड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। और डिराइव्ड का मतलब हुआ जिसको हम फंडामेंटल की सहायता से निकालें, और फंडामेंटल की सहायता जो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट हो और जो फंडामेंटल की सहायता से निकाला जा सके, डिराइव किया जा सके। अब देखिए, कोई भी टर्म हम निकालेंगे तो उनका मेजरमेंट करना एसेंशियल होगा। विदाउट मेजरमेंट हम उसके बारे में डिटेल्ड आइडिया नहीं ले सकते। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपेयर करने का प्रोसेस है, तुलना करने का काम है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? तो ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जिसको आपको मेजर करना है उसका कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? तो विथ ए नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। उसी तरह का एक दिया हुआ रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो चीज नापना है, इसे उदाहरण से समझिए। सपोज आपको 2 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो आपको कपड़ा का लेंथ नापना है। ठीक है, तो लेंथ हो गया क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, लेंथ ऑफ द क्लॉथ। और इसको किससे कंपेयर करेंगे? तो एक नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक दिया हुआ चीज होना चाहिए जिसके बारे में जानकारी हो। तो यू हैव ए मीटर स्केल। आप देखते हैं दुकान में मीटर स्केल है, आप मीटर स्केल लेके 2 बार कंपेयर करते हैं और कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड है उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो काम हुआ दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विथ ए नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके, अब मेजरमेंट करेंगे तो अब उसके मेजर को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे n इंटू यू। 2 टर्म लिखेंगे, n भी लिखेंगे, u भी लिखेंगे। तो व्हाट इज n? तो n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। n है तो संख्या होगा, एक संख्या बताएगा। एंड u इज द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और u उसका यूनिट होगा। अब यूनिट क्या है? तो यही जो नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसी का नाम हम लोग यूनिट देते हैं। थोड़ा अगले क्लास में इसमें डिटेल हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो कभी भी हम किसी चीज को मेजर करके लिखेंगे तो 2 बातें करेंगे, n और u। ये 2 चीज आपको करना होगा। जैसे देखिए, लेंथ ऑफ द रोप इट इज 20 मीटर। तो ये n का वैल्यू हो गया और ये u का वैल्यू हो गया। 20 न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है और m मीटर ये यूनिट बता रहा है। दोनों में से किसी एक को हटा दें, आप 20 को हटा दें या मीटर को हटा दें, दोनों में से एक भी हट जाएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे हम m हटा दिए तो लेंथ ऑफ द रूम 20 वाट, इट इज 20 सेंटीमीटर, इट इज 20 इंच, इट इज 20 किलोमीटर। क्या है? तो जब तक ये यूनिट हम नहीं डालेंगे तब तक मेजरमेंट लेंथ ऑफ द रूम का मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मास ऑफ पोटैटो, आप आलू खरीद के लाए 5 kg। अगर ये kg नहीं होगा, हम सीधे कहें 5, मास ऑफ पोटैटो इज 5, तो 5 वाट, 5 kg, 5 टन, 5 क्विंटल, कितना लेके आ पाए। कोई भी क्लास हो रहा है तो उसका क्या है ड्यूरेशन? 45 मिनट। अगर ये मिनट नहीं हो, हम सीधे 45 मिनट बोले तो आप 45 घंटे पढ़ रहे हैं, 45 सेकेंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कितना देर, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी मेजरमेंट लिखेंगे तो हम 2 टर्म लिखेंगे, n और u। n रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u रिप्रेजेंट्स द यूनिट। यही दिया हुआ चीज है जिसके टर्म में आपको मेजर करना है, कंपेयर करना है। ओके, ये भी बता रहा है n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर यूनिट इज इंक्लूडेड। n बता रहा है कि आपने जो मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड चुना है, जैसे देखिए आपने 20 मीटर चुना लेंथ ऑफ द रोप, तो लेंथ नापने के लिए आपने मीटर चुना है। ये आपका मेजरिंग स्केल है।
ठीक है। और ये 20 बता रहा है कि 20 बार वो मीटर स्केल आया है मेजरमेंट में, 20 बार आप घुमाएंगे उस मीटर को तब लेंथ ऑफ द रूम मिलेगा। तो n रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपका जो यूनिट है वो इंक्लूडेड हुआ है मेजरमेंट में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब n जो है वो u के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप लेते हैं वो यूनिट के, जो यूनिट चुने हैं उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। n जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। कैसे? अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो n इज इक्वल टू के बाई यू हो जाएगा, और गुना करेंगे तो एन यू इज इक्वल टू के वेयर के इज ए कांस्टेंट। मतलब n और u का जो प्रोडक्ट है दैट इज ए कांस्टेंट k। तो हम लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। n और u का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट, तो n1u1 n2u2 n3u3 लिख सकते हैं। अब इसी को उदाहरण से देखिए, जैसे 1 किलोमीटर है, इसमें 1000 मीटर होगा, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से गुना करेंगे, तो ये 1000 पे 2 जीरो और आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर होगा या 1 लाख सेंटीमीटर। अब देखिए यही है n1u1, n1 है 1 और u1 है किलोमीटर। ठीक है, ये n1u1 हो गया, ये n2u2 हो गया, n2 हो गया 1000 और u2 हो गया मीटर। यहाँ n3 हो गया 1 लाख और u3 हो गया सेंटीमीटर। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठा दिए। n और u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, ये दूरी बिल्कुल इक्वल है। 1 किलोमीटर उतना ही है जितना 1000 मीटर है, और उतना ही है जितना 1 लाख सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। ओके, तो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझें। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हम u का वैल्यू यूनिट बड़ा सिलेक्ट करते हैं तो n का वैल्यू छोटा हो जाएगा। लार्जर द यूनिट सेलेक्टेड, स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए यहाँ आपने किलोमीटर सेलेक्ट किया है, किलोमीटर इज ए बिगर यूनिट एंड मीटर इज ए स्मॉलर यूनिट। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर एक छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है, ये 1000 हो जाता है। और बड़ा यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो वही लिखा गया है लार्जर द यूनिट सेलेक्टेड। हम यूनिट को बड़ा ले लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा छोटा होता चला जाएगा। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीख गए। अगली क्लास में हम लोग यूनिट्स, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को बताएं। फिजिक्स बहुत ही आसान है समझना, प्रोवाइडेड यू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, एंड दैट स्टेप इज सेलेक्ट ए टॉपिक, रीड इट from different books and solve at least 20 to 25 numericals based on that. Okay, read it topic wise, and that's why I am providing the videos topic wise. एक टॉपिक एक दिन में पढ़ें और उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।